पृथ्वी के इतिहास में एक बड़ा होल है, एक ऐसा होल जिसने साइंटिस्टों के सभी थ्योरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि ये देखो, ये सबसे आखिरी सेलुलर जीव है जो आज से करीब 3 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर पहली बार जन्मा। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे पुराना जीव हमें मिला है और जिसके होने का एविडेंस हमें मिला है, वो मल्टी सेलुलर सी स्पंज है, जो आज से करीब 600 मिलियन साल पुराना है। अब ऑब्वियसली इसी कॉमन सेंस वाली बात है कि इन दोनों जीवों के बीच कई सारे ऐसे जीव होने चाहिए थे जो उस यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर के बीच के परिवर्तन को दिखाते थे। आज हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम एक ऐसा सिंगल जीव भी नहीं ढूंढ पाए हैं जो इस गैप में परफेक्टली फिट बैठता है, यानी कि वी हैव अ बिग प्रॉब्लम। पृथ्वी के इतिहास के जीवों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब है, इतना बड़ा कि पृथ्वी के जमीनी लेयर्स के कांटेक्ट में अगर हम इसे कंपेयर करें तो एक माउंट एवरेस्ट जितने लंबे साइज का लेयर पृथ्वी से गायब है। अब ऐसा कंपैरिजन आखिर क्यों किया गया? तो देखो, पृथ्वी के इतिहास के बारे में अर्थ के सभी लेयर्स को खोदकर पता किया जाता है और वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कैसे। लेकिन इस गुम हुई हिस्ट्री को अगर आप जियोलॉजिकली स्केल पर नापोगे तो ये समझ लो कि पूरे माउंट एवरेस्ट के पहाड़ जितना बड़ा हिस्सा भारत के लेयर से गायब है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि अर्थ की हिस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा आखिर गया कहाँ और क्यों दुनिया भर में अब तक ऐसा एक इंसान नहीं है जो इस मिस्ट्री को पूरी तरीके से डिकोड कर पाया हो। हालांकि इसे समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। 17th सेंचुरी में जब इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश लोग कर रहे थे कि पृथ्वी की एग्जैक्ट एज आखिर क्या है, उस दौरान आयरलैंड के चर्च के एक हेड जेम्स ऊशर ने बाइबल में लिखे हुए इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी की एज को 6000 साल बताया था। अब क्योंकि जेम्स ऊशर ने इस एज को रिलीजियस इवेंट्स के बेसिक पर कैलकुलेट किया था, इसलिए उस वक्त के सभी लोगों ने इस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। क्योंकि बाइबल में लिखी चीज को लोग कैसे झुठला सकते हैं, लेकिन इसे सच मानने वाले लाखों लोगों की भीड़ में एक इंसान ऐसा था जिसे ये एज गलत लग रही थी, और वो थे मॉडर्न जियोलॉजी की नींव रखने वाले स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट जेम्स हटन। उनका कहना था कि पृथ्वी की एज 6000 साल हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका ये मानना था कि पृथ्वी पर मौजूद बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, इसकी माउंटेन और ओशन को बनने के लिए ही हजारों साल लग जाते हैं, तो आखिर पृथ्वी की एज 6000 साल कैसे हो सकती है। अब क्योंकि हटन जेम्स ऊशर के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए लोगों ने उनका समाज से बहिष्कार कर दिया, जैसा अक्सर उस समय होता था। गैलीलियो के साथ भी यही हुआ था, बट क्यूरियोसिटी का कीड़ा कह लो या फिर कुछ और, लोगों के इस बर्ताव के बाद भी हटन को अपनी थ्योरी पर पूरा भरोसा था, जिसे उन्होंने बाद में इम्पोर्टेंट सबूत देकर प्रूव भी किया। अपनी बात को साबित करने के लिए वो सॉइल के अलग अलग सैंपल को स्टडी करने लगे। इस स्टडी के दौरान उन्होंने ये नोटिस किया कि एटमॉस्फेयर और पानी के कंटिन्यूअस इंटरेक्शन की वजह से पत्थर धीरे धीरे टूटकर मिट्टी में तब्दील हो रहा है, और वही मिट्टी जब इस तरह से एक दूसरे पर जमा होती है तब भारी प्रेशर के चलते वो दोबारा पत्थर में तब्दील होती है। ये पूरी प्रक्रिया काफी स्लो और टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब इससे हटन ने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज की डिस्कवरी की। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि अलग अलग टाइम पर बनी मिट्टी की लेयर्स हमें उस पर्टिकुलर समय की कहानी बयां करती है, यानी कि क्लियरली हटन की जो थ्योरी थी जिसमें स्ट्रक्चर्स को बनने में हजारों साल लगते हैं, वो अंत में सही निकली, वो भी एक बड़ी डिस्कवरी के साथ। इन्हीं थ्योरीज के बाद उन्होंने अपनी थ्योरी को पब्लिश कर दिया और देखते ही देखते हटन की ये थ्योरी पूरी दुनिया में फैल गई। दुनिया भर के ब्रिलियंट माइंड्स को पहली बार दो चीजों के बारे में पता चला। पहला, पृथ्वी के नीचे सॉइल की अलग अलग लेयर्स हैं, और दूसरा, हर एक सॉइल का लेयर पृथ्वी के किसी पास्ट पीरियड की कहानी को बयां करता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं मानो कि पृथ्वी एक लाइब्रेरी है और उसमें मौजूद हर एक लेयर एक किताब है। अब जैसे हिस्ट्री की किताब को पढ़कर हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, बिल्कुल उसी तरह इस लेयर को स्टडी करके सभी पास्ट इवेंट्स के बारे में पता चलेगा। और इसलिए पृथ्वी के इतिहास को स्टडी करने के लिए उस समय के रिसर्चर्स ने उसके कई सॉइल लेयर्स को स्टडी करना शुरू किया और उनका एक मैप बनाया। इसे उन्होंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ नाम दिया। अब इस मैप के बनने के कुछ ही साल बाद जियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि पृथ्वी की इस लाइब्रेरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बुक तो आखिर मिसिंग है, बिल्कुल वही बुक जिसमें इस बात का और इस प्रक्रिया का नॉलेज है जो हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट लेना चाहते हैं कि कैसे एक यूनिसेलुलर जीव मल्टी सेलुलर जीव में तब्दील हुआ होगा। अब फ्रेंड्स, अगर आप साइंस कम्युनिटी से वास्ता रखते हैं तो आपको पता होगा ये साइंस में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हमारे पास अभी तक सिर्फ थ्योरीज हैं, जो इवोल्यूशन थ्योरी पर बहुत सारे प्रिडिक्शन है, बहुत सारे मॉडल
मॉडल हैं जो इवोल्यूशन थ्योरी को यूज करके प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा, बट हमारे पास पक्के प्रमाण नहीं है इन टर्म ऑफ हार्डकोर फिजिकल एविडेंस। अब ऐसा क्यों? हालांकि दो ऐसी थ्योरीज जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हैं कि आखिर क्यों पृथ्वी के इतिहास में इतना बड़ा होल है। एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज, दोनों थ्योरी और उसके प्रूफ एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। उसमें से आपके हिसाब से कौन सी सही है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब जानते हैं कि साइंटिस्ट आखिर हमारे पृथ्वी के इतिहास में बने उस गैप को कैसे फिल करते हैं। हटन की थ्योरी पब्लिश होने के बाद उस पर और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एक अमेरिकी जियोलॉजिस्ट जॉन पोवेल अमेरिका के फेमस ग्रैंड कैनियन में पत्थरों की स्टडी करने लगे, क्योंकि ये एरिया दुनिया के उन कुछ जगहों में से एक है जहां पर जियोलॉजिस्ट्स को पृथ्वी के कई अलग अलग रॉक लेयर्स अपनी आंखों के सामने क्लियरली दिखाई देते हैं। तो जब पोवेल रॉक लेयर को स्टडी कर रहे थे तो उन्हें कुछ रॉक में एक अजीब सा पैटर्न दिखा। उन्होंने देखा कि पिछला रॉक एक वर्टिकल पैटर्न में बना हुआ है, जबकि उसके जस्ट ऊपर वाला रॉक हॉरिजॉन्टल पैटर्न से बना था। अब क्योंकि पोवेल को हटन की सॉइल लेयर वाली थ्योरी की जानकारी थी, तो उन्हें पता था कि दो लेयर्स में इतना बड़ा डिफरेंस नेचुरली नहीं आ सकता, और इसलिए उनके हिसाब से इन दोनों लेयर्स के बीच एक तीसरा लेयर को एग्जिस्ट करना चाहिए था, जो इन दोनों लेयर्स की ओरिएंटेशन के बीच इस तरह का ट्रांजैक्शन का काम करता है। अपने इस डाउट को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने दोनों रॉक लेयर की डेटिंग की एंड ही वाज शॉक्ड। उन्हें पता चला कि ऊपर वाला रॉक लेयर 550 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन एरा में बना था, और वहीं पर नीचे वाला रॉक 1.7 बिलियन साल पहले प्रोटेरोजोइक एरा में बना था। यानी कि उन दोनों लेयर्स में 1.2 बिलियन साल का गैप था। लेकिन आखिर कैसे इतना बड़ा सॉइल पृथ्वी से ऐसे कैसे गायब हो सकता है? पोवेल के सामने भी यही सवाल था, और इसलिए उन्होंने इसका जवाब ढूंढना शुरू किया। इस विषय में काफी मेहनत करने के बाद अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला, और इसी वजह से, क्योंकि फिनोमिनन के पीछे की असली वजह अननोन थी, तो पोवेल ने इसे नाम दे दिया था द अनकन्फर्मिटी, यानी कि जो जियोलॉजी के नेचुरल प्रिडिक्शन के साथ कंफर्म नहीं कर रहा, को रिलेट नहीं कर रहा। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आए कि कॉन्टिनेंट के एक सिंगल कंट्री में एक स्पेसिफिक जगह पर एक मिट्टी के लेयर का मिसिंग होना क्या एक्चुअली में इतना बड़ा प्रॉब्लम है? ऐसा भी तो हो सकता है कि उस स्पेसिफिक जगह पर कोई बड़ा सा मेटेरॉइड गिरा हो या कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ हो और सबूत मिट गए हो। यही सवाल साइंटिस्टों के दिमाग में आया, इसलिए ऐसा कोई गैप है कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई। तभी उन्हें पता चला कि प्रोटेरोजोइक और कैम्ब्रियन पीरियड के बीच की ये लेयर सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि स्कॉटलैंड, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट के नीचे से गायब थी। सो यहाँ पर बात एकदम साफ थी, वो ग्लोबल फिनोमिनन है। और जब इस फिनोमिना के ग्लोबल होने की घोषणा कर दी गई, तब इसके नाम को अपडेट कर दिया गया और उसका नया नाम रखा गया द ग्रेट अनकन्फर्मिटी। इसका मतलब पूरी दुनिया से प्रोटेरोजोइक और कैम्ब्रियन पीरियड के बीच के 1.2 बिलियन साल हमारी पृथ्वी के इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। पर आखिर कैसे? एक पॉसिबल थ्योरी ये कहती है, इस 1.2 बिलियन साल के उस गैप के दौरान पृथ्वी एक स्नोबॉल की तरह थी, और इसलिए उस समय की बर्फ के पिघलने की वजह से आज बीच की लेयर गायब है। दरअसल जब जियोलॉजिस्ट ने उन दोनों लेयर्स को स्टडी करना शुरू किया, तभी उन्हें उस बड़े होल के करीब ऐसे काले सीमेंट जैसे रॉक्स नजर आए। अब ऐसे काले रॉक्स टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से होते हैं, और उस समय कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है या नहीं, वेरीफाई करने के लिए जियोलॉजिस्ट ने उस समय की प्लेट टेक्टोनिक्स के डाटा को स्टडी किया। करीब 1.3 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी के इतिहास में ये होल बनना शुरू हुआ था, तभी पृथ्वी की हालत कुछ ऐसी थी। उस समय पृथ्वी पर सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था, रोडिनिया, जो जस्ट टूटना शुरू हुआ था, और उसके टूटने की वजह से पृथ्वी के अंदर बसा मैग्मा लावा के रूप में सरफेस से बाहर निकला और काले रॉक्स के रूप में सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब लावा के पृथ्वी के सरफेस पर आने की वजह से दो चीजें हुई। पहली, लावा से निकल रहे सल्फर ने पृथ्वी पर आ रही सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया, जिसकी वजह से पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर कम होने लगा। दूसरा, रोडिनिया के टूटने की वजह से पृथ्वी के क्रस्ट में मौजूद लाइमस्टोन जैसे पत्थर ऊपर सरफेस पर आए, और उन्होंने एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर ट्रैप करके कार्बोनेट बनाना शुरू किया। इससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी, और अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी को गर्म रखती है, तो आज से करीब 750 मिलियन साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी कम हुई कि पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर घट गया। और यही वजह है कि ज्यादातर
जियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से पृथ्वी पोल से लेकर इक्वेटर तक एक बर्फ के गोले की तरह जम चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उस समय पृथ्वी को स्पेस से देखेगा तो वो कुछ ऐसी नजर आती, बिल्कुल किसी स्नोबॉल की तरह। और इसलिए जियोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को नाम दिया द स्नोबॉल अर्थ। पर जैसे हमने पहले जाना था, ये बस एक स्पेक्युलेटरी थ्योरी है, यानी कि एक हाइपोथेसिस, क्योंकि काले पत्थरों की लेयर सिर्फ रोटिनिया के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है, बर्फ के एग्जिस्टेंस को नहीं। और इसलिए अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए उन्होंने इस बर्फ के एग्जिस्टेंस के सबूत को ढूंढना शुरू किया। इस डायरेक्शन में रिसर्च करते समय जियोलॉजिस्ट को वहाँ पर ये मिला। इसमें आप देख सकते हो कि नीचे वाला लेयर यूनिफॉर्म है, बट एट द सेम टाइम इस पर कुछ स्लैंटिंग लाइन भी है। और ये लाइंस तब बनी होंगी जब स्नो उस रॉक बेड के ऊपर मौजूद सॉइल को अपने साथ बहाकर ले गया हो, और इसी वजह से ऊपर वाले लेयर का टेम्परेचर काफी ज्यादा अनइवन है, यानी कि पृथ्वी पर एक आइस एज हुआ जिसकी वजह से पृथ्वी एक स्नोबॉल बनी और एक्चुअली स्नो मेल्ट होकर माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा लेयर अपने साथ समुद्र में बहाकर ले गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। एक दूसरी स्टडी के अकॉर्डिंग स्नोबॉल अर्थ कभी बना ही नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के साइंटिस्ट जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डेटा को स्टडी कर रहे थे तो एक दूसरा एंगल निकल कर आया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी के इतिहास में होल के बनने के जस्ट पहले उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आज के कंपैरिजन में 90% कम हो गई थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड ही उसे सन से आ रहे हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई तो पृथ्वी पर सन से आ रहे रेडिएशन की बारिश शुरू हो जाएगी और आइस एज बनना पॉसिबल नहीं हो सकता। और यही वजह है कि स्नोबॉल अर्थ एक नियर टू परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देने के बावजूद भी एक कंप्लीट थ्योरी नहीं है। एक ही समय पर पृथ्वी पर आइस एज और सोलर रेडिएशन की बारिश दोनों कैसे मुमकिन हो सकता है? So again, as we are back to square one, जैसे साइंस में अक्सर होता है, but now with fresh new ideas and fresh new prospects, पृथ्वी के अंदर से एक इतने बड़े लेयर का गायब होना अभी भी एक मिस्ट्री है। वेल, आपको क्या लगता है कि पृथ्वी से इतनी बड़ी सतह के गायब होने के पीछे क्या कारण होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।